नमस्कार। सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 5 स्टार होटल के एसी में बैठकर किसानों को प्रदूषण के लिए दोष देना आसान है। ये टिप्पणी किसी राजनीतिक दल या फिर आम आदमी ने नहीं की, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने की है। और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये शब्द बोलने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि जिम्मेदार अपना काम करने को राजी नहीं है। प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का दम घुट रहा है। स्मॉग की चादर से राजधानी लिपटी हुई है। आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर होने लगा है और घर के अंदर भी मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदूषण का मानक स्तर हर दिन नए रिकॉर्ड पार कर रहा है और सांसों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और ये 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि दीपावली से यही आलम है, यानी कि लगभग 15 दिनों से दिल्ली की जनता की 20 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा पीने को आम जनता मजबूर है। लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकारें सिर्फ हालात को और गंभीर होते देख रही हैं। और आज कंडीशन ये हो गई है कि सरकारों की लेट लतीफी के चलते सांसों पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम अदालत को मजबूर होना पड़ा है। सुप्रीम अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सख्त हुई है। दोनों सरकारें अब तक पराली को दोष दे रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट के आगे जवाब देने से कतराती हुई भी दिख रही हैं। सुप्रीम अदालत का भी एहसान माना जाए कि उनके सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जीती है और प्रदूषण को लेकर कार्य योजना बनाने की बात कही गई है। राजधानी दिल्ली में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी घर से काम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन हालात अभी भी नासाज है, नाजुक और गंभीर है। सरकार से प्रदूषण को लेकर ठोस नीति का अभी भी लोगों को इंतजार है। और इसके अलावा न्यायपालिका का सख्त रुख बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में जब भी कार्यपालिका विफल या फिर फैसले लेने को देरी करती रही है तो न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। इससे सरकारों की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठते हैं और इस पर कई सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। प्रदूषण से लड़ाई न्यायपालिका पर क्यों आई? सांसों पर बवाल, कार्यपालिका पर उठ रहे सवाल। प्रदूषण से लड़ाई न्यायपालिका पर क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही सांसों पर बवाल, कार्यपालिका पर क्यों उठ रहे सवाल। प्रदूषण का बोलबाला क्या सियासी दलों के लिए चुनावी मसाला? दिल्ली का घुटता दम, सरकारों को क्यों नहीं कोई इल्म? सुप्रीम अदालत की फटकार, क्या अब जागेगी सरकार? दिल्ली में स्कूल बंद, साफ हवा का कैसे होगा प्रबंध? तो कई सारे बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और साथ ही आज एक बार फिर से दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं खेमचंद्र शर्मा जी और कांग्रेस से नेता हैं अजय वर्मा जी और साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है मनोज त्यागी जी और साथ ही पर्यावरणविद हैं डॉक्टर सीएम नौटियाल जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रुद्र विक्रम सिंह जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आप ही के पास में आऊंगी। हर रोज आम आदमी को फटकार सुननी पड़ रही है, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल इस बीच यही है कि आखिर दिल्ली को प्रदूषण से कैसे राहत मिलेगी? क्या मनोज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खेमचंद्र जी आपके पास में आऊंगी। देखिए आम आदमी पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है।
आम जनता को जो खासा दिक्कतें हो रही हैं, मुझे लगता है उससे आप वाकिफ ही होंगे। और अब जो दिल्ली राजधानी है वो दुनिया भर की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र अपना काम कर रहा है और केंद्र हर तरीके का सहयोग आम आदमी पार्टी को देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में इंटरेस्ट है। अभी आप देखिए दिल्ली को क्या जरूरत है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रचार पे ऑन एंड ऑफ का प्रचार कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ के लिए उन्होंने हर एक चौराहे पे 16 लोग डिप्लॉय किए हुए हैं और उनकी 2 से 3 शिफ्ट होती है। वो क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव काम करते हैं और बल्कि उनके आने जाने में जो वाहन यूज होते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है और लगभग 55 से 7 लाख रुपए डेली खर्चा हो रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि पराली भी कहते हैं कि हम एक सॉल्यूशन हमने ढूंढा और वो सॉल्यूशन हमने पराली को जलाने में जो किसानों को दिया ताकि वो पराली ना जलाएं। कितने का था? 40,000 का। 30-40 हजार रुपए उसमें और खर्चा किए। 1 लाख रुपए का सॉल्यूशन और उसपे प्रचार पे कितने खर्चा किए? 14.5 करोड़ रुपए उसके प्रचार पे खर्चा किए। मान लिया तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत अच्छा था। अरे भाई, पंजाब में तो आपके बहुत सारे विधायक हैं, आप तो अपोजिशन में हो, वहां पे आपके एमपी भी हैं। वो सॉल्यूशन आप अपने विधायकों और एमपीओ को दे देते तो पंजाब का जो प्रदूषण है, पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, यदि 50% कम हो जाती तो उतना ही इम्पैक्ट दिल्ली में कम आता। अब रही बात जो साइंटिफिक या फिर हम लोग जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, एक्सपर्ट्स जो केंद्र के हिसाब से 5% के आसपास का इम्पैक्ट पराली का दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी कहती है 20%। मैं मान लू 20% भी है तो 80% तो लोकल है। लोकल आपको पास जो काम करने के आपके बहुत सारा डोमेन है, वो क्यों नहीं करते? आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आपने खत्म कर दिया है। आज लगभग 13 से 15 हजार बस दिल्ली में होनी चाहिए थी ताकि लोग अपना जो गाड़ी है या अपने जो व्हीकल है उनको उपयोग ही ना करते। उनको बेटर बस मिलती, एसी वाली बस मिलती तो कौन जाएगा अपनी गाड़ी में, कौन अपना खर्चा करेगा? लेकिन 3,500 के आसपास बसों। शर्मा जी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? नोएडा में भी तो स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि हाईएस्ट AQI क्या दर्ज किया गया है नोएडा में? करके आप 1 मिनट बोलने देंगे तो जी, आपको जी, मैं जी, वहां पे ले आ जाऊंगा। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब छोटे छोटे टाउन सब सिटी हैं और उनपे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो दिल्ली का आ रहा है। जो हब है प्रदूषण का वो दिल्ली है। दिल्ली की वजह से जो आसपास के जो छोटे छोटे टाउन है वो बीमारी झेल रहे हैं या उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल में हो तो आसपास के टाउन में भी अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। समस्या दिल्ली में है। दिल्ली में ना तो वाटरिंग करवाई गई, अब जब जोर पड़ रहा है तो 200-300 जगह वाटरिंग हो रही है। अरे दिल्ली इतनी बड़ी है, 200-300 जगह वाटरिंग से क्या होगा? दिल्ली में जो ग्रीनरी थी PWD की रोड पे, वो ग्रीनरी पूरी तरीके से चौपट हो गई। 2 करोड़ पेड़ लगाने का दावा करते हैं, 1 लाख पेड़ भी जिंदा अगर आम आदमी पार्टी दिखा दे तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो जो बोलेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ। और उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया है? 1450 करोड़ से ज्यादा पैसा उन्होंने अभी तक और टैक्स के रूप में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए कलेक्ट किया। अरे भाई, इतना पैसा है तो आप अभी तक हर वार्ड में आप लोगों ने स्मोक टावर क्यों नहीं लगाए? आप तो दावा करते हो कि स्मोक टावर से लगभग 50 to 60% जो समस्या है वो रिड्यूस हो रही है। तो आप हर जो वार्ड है, जो 270 वार्ड है, क्यों अभी तक आप लोगों ने स्मोक टावर नहीं लगाए? कहाँ सो रहे हो आप? और जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो खुले में पड़ा हुआ है, खुले में उसको जलाया जा रहा है और उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। रोडों की हालत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी टीम के साथ आउटर रिंग रोड विजिट करिए, आप यूनिवर्सिटी की तरफ विजिट करिए। शर्मा जी, विजिट ही कर रहे हैं तभी तो इस मुद्दे को लेकर डिबेट कर रहे हैं। और रही बात जो आप आरोप लगा रहे हैं, शर्मा जी प्लीज सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसके चलते उत्तर प्रदेश में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। आपने आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है सुनी होगी। वो क्या कह रहे थे कि पंजाब का पराली जलाने को लेकर जो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, अगर पंजाब से दिल्ली में अगर पॉल्यूशन स्तर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तो फिर पंजाब में होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और रही बात चैलेंज की, तो हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मनोज जी, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? खुले तौर पर शर्मा जी आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं आधा मिनट आपको, आप मेरे को अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आएंगे आपको। शर्मा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। शर्मा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, प्लीज अब जवाब ले लीजिए। दिल्ली के अंदर MCD भी है जो कि सहायक एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि स्प्रिंकलर चलाए, ना तो उन्होंने स्प्रिंकलर चलाए। और सड़कों पे जो CND वेस्ट पड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं गाजीपुर पे शास्त्री पार्क पे ऐसे CND वेस्ट सड़कों पे पड़े हुए हैं जो धूल मिट्टी के कण जिनसे हवा के साथ उड़ते हैं। MCD उनको उठाने में भी नाकामयाब साबित हुई जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर है। दूसरी बात, शर्मा जी ने कहा नोएडा की बात,
नोएडा के अंदर जो स्थिति है, मैं अभी नोएडा में हूँ, यहाँ वो हालत है, यहाँ पे के लोगों को सांस लेना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियां हैं, जब ये हवा चलती है, या बात करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन से, उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन हो गया, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। फैक्ट्रियां तो नोएडा में ज्यादा लगी हैं, फैक्ट्री तो गुड़गांव में लगी है, दुनिया भर की, फरीदाबाद में लगी है, आप सोनीपत में लगी है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप बात करते हैं दिल्ली की फैक्ट्रियों की। ये हवा क्या दिल्ली खाली उत्तर प्रदेश की तरफ को बह रही है? मनोज जी, बिल्कुल बात की जाएगी दिल्ली की, क्योंकि जो AQI दर्ज किया गया है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। दुनिया भर की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। आप कह रहे हैं नोएडा की बात कीजिए, किस तरह की बात कह रहे हैं आप? मैं शर्मा जी की उस बात पे कह रहा हूँ जो शर्मा जी कह रहे हैं कि दिल्ली से पोल्यूशन गाजियाबाद की तरफ को जा रहा है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाजियाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जब हवा चलती है तो वो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर भी आता है। दिल्ली की सरकार ने पहल करते हुए तमाम सरकारी दफ्तरों को घर से काम करने के लिए बोला, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फरीदाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट कंपनियों को मनोज जी, 7 साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में। 700, 800 मनोज जी, आम 7 आदमी साल पार्टी से ने- आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, उसके बावजूद ये देखिए समस्या आज की या कल की या 15 दिन की नहीं है। हर साल हम देखते हैं जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लाखों लोगों की जान चली जाती है और साथ ही 30 तरह की बीमारियां पैदा हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कोऑपरेशन करने के लिए जब दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी से बोलती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं? तो दिल्ली के अंदर पटाखे तो बजाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका कोऑपरेशन का रवैया नहीं है, आपको कोऑपरेशन देना पड़ेगा। त्यागी जी, सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार ये कह चुका है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाकर। आप उसके बावजूद भी सॉल्यूशन क्या कुछ निकाला जाए उसको लेकर यहाँ पर बहस नहीं हो रही है, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि ऐसे पॉल्यूशन का स्तर कम होगा? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक बराबर की एजेंसियां सहयोग नहीं करेंगी, बराबर के राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये चीजों पे काबू नहीं पाया जा सकता। क्योंकि हवा है, पोल्यूशन कोई एक जगह से पैदा होकर एक जगह नहीं रहता। पोल्यूशन बराबर के राज्य से जो उत्सर्जित होगा तो यहाँ पे भी दिल्ली में भी आएगा, दिल्ली से होगा तो गाजियाबाद में भी जाएगा। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसमें सबका सहयोग बराबर होना चाहिए, सारी सरकारों का सहयोग होना चाहिए। उसके लिए मिलकर के काम करना पड़ेगा। इन सरकारों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए सजेस्ट करना चाहिए तमाम विभागों को, और साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी बोलना चाहिए, ताकि ये इससे जब लोग सड़कों पे नहीं चलेंगे, गाड़ियों में नहीं चलेंगे तो ऑटोमेटिक पोल्यूशन कम होगा। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और सरकारी ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात करी शर्मा जी ने, सरकारी ट्रांसपोर्ट भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में दिल्ली की सरकार बसें लाने की बात करती है तो यही भारतीय जनता पार्टी खूब विरोध करती है डट के कि सर बसें नहीं आनी चाहिए, बसें ये हो रही है, वो हो रही है, तमाम चीजें। शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे? शर्मा जी अपनी बात रखिए, उसके बाद में मैं नौटियाल जी के पास में जाऊंगी जल्दी से। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, हम दिल्ली में बस लाना चाहते थे। अरे 7 साल हो गए, अभी तक यहाँ पे 15,000 बस हो जानी चाहिए थी, और आप क्या कर रहे थे? 5,000 करोड़ का घोटाला करना चाह रहे थे बस में। मतलब बस खरीदते ही आप उसकी मेंटेनेंस के लिए बड़ा टेंडर दे रहे थे, बड़ा टेंडर आपको मजबूरी में, आपको अपना मुंह छुपाने के लिए मजबूरी में वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। ठीक है शर्मा जी, त्यागी जी, मैं आपके पास में दोबारा आऊंगी। शर्मा जी, त्यागी जी, मैं आपको दोबारा से मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले नौटियाल जी, शर्मा जी, त्यागी जी, मैं आपको आगे भी मौका दूंगी, लेकिन अभी मैं नौटियाल जी से सवाल चाहूंगी। नौटियाल जी, देखिए स्थिति आपके सामने है। एक तरफ गंभीर जो स्थिति है वो देश की, लगातार हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की राजनीति जारी है वो आप सुन ही सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन इस बीच सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस पर कोई भी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, आपने देखा ही होगा क्या कुछ फैसले लिए गए हैं ताकि पॉल्यूशन पर कमी लाई जा सके उसके स्तर पर। क्या लगता है उतना काफी होगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये जितनी एजेंसीज हैं, यानी एक तरफ हमारे साइंटिस्ट हैं, दूसरी तरफ हमारे निर्णय लेने वाले हैं सरकार है, और तीसरी तरफ हमारी एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं। इनके बीच में तालमेल, इनके बीच में समन्वय जरूरी है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कहा जा रहा है कि पराली से भी प्रदूषण होता है, जो बात सही है। जी। कितना होता है इस बात पे बहस हो सकती है। पराली पंजाब में बहुत समय से जलाई जा रही है। जब से मैकेनाइज फार्मिंग शुरू हुई है तब से पराली जलाई जाती रही है। लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ सालों में जो विंड पैटर्न है, जो हवा चलने की दिशा है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और पिछले कुछ सालों से जो उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट जो है, वहां से आने वाली हवा बढ़ गई है, जिसके कारण से अगर पराली वहां पर जलाई जाती है तो वो धुआं दिल्ली की तरफ पहुंचता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी जांच की जा सकती है, ऐसा कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके पास में स्मॉग के जो टॉवर्स हैं वो लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो प्रभावी तो हैं। जो कैनॉट प्लेस के पास है उसके आंकड़े कुछ मैंने देखे थे, तो जब उसमें से हवा जाती है और बाहर निकलती है तो उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, खासतौर पे PM 2.5 और 10, ये करीब 2/3 हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रभावी होंगे। तीसरी चीज है कि पराली की समस्या इसलिए गंभीर हो रही है क्योंकि आजकल मशीनों से फार्मिंग की जाती है, विशेष रूप से पंजाब में। खेत बहुत बड़े हैं, फार्मिंग मशीनों से होती है और स्टबल नीचे बहुत सारा बच जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, इलाहाबाद के पास में। वहाँ के एक किसान ने एक मशीन विकसित की थी कुछ साल पहले, अब तो मुझे लगता है कि 5-7 साल हो गए, जिसमें ये स्टब नीचे नहीं बचता था और मुश्किल से 2 इंच का स्टबल नीचे बचता था जी। उनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला, उनको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी सम्मानित किया, उनको फंड भी दिया। लेकिन वो एक गरीब किसान इतना समर्थ नहीं है कि वो 5 या 10 लाख की मशीनें बना कर बेच सके जी। यहाँ पर बात आती है समन्वय की कि अगर ये बात हमारी सरकारों की जानकारी में है कि ऐसी कोई मशीन है, तो क्यों नहीं कोई सपोर्ट करता कि ऐसी मशीन ज्यादा बड़ी संख्या में बनाई जाए जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। ये एक बात आई जी। दूसरी बात यह है, मुझे लगता है कि तीनों पार्टीज यानी इंडिविजुअल्स और सरकार और बाकी जो वर्ग है उन सबको सोचने की जरूरत है। कार पूलिंग एक बहुत अच्छी चीज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग किया जाना चाहिए। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा लोग प्राइवेट व्हीकल्स यूज करेंगे। नंबर 3, मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि आमतौर पे जो सरकारी वाहन होते हैं वो ज्यादा प्रदूषण करते हैं प्राइवेट वाहन के अलावा, क्योंकि प्राइवेट वाहन का चालान हो जाता है, सरकारी वाहन का आमतौर पे चालान भी नहीं होता। तो ये सरकारी संस्थाओं की, ऑफिसेस की भी जिम्मेदारी है कि उनके व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक ठीक से हो और वो ज्यादा पॉल्यूट न करें। CNG का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। जो ट्रैफिक्स पर गाड़ियां रुक के आइडलिंग करती हैं और ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं वो भी बंद हो जाना चाहिए। और लोग अपने घरों के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे स्नेक टंग प्लांट्स हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती और इनकी खूबी ये है कि ये जो पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं जी। इनमें से इनफैक्ट कुछ स्पाइडर प्लांट्स जैसे पौधे तो ऐसे हैं जो कुछ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे जाइलिन है, इस तरह के रसायनों को भी सोखती हैं। तो घरों के अंदर लोगों को इस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा बस नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अनऑथराइज फैक्ट्रीज बंद चल रही हैं मान लिया तो वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आम आदमी उसमें शायद बहुत ज़्यादा अकेले नहीं कर पाएगा जी। पराली जलाने की समस्या पंजाब में ज़्यादा है। सरकार की तरफ से जो सोल्यूशन दिया गया है कि जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्प्रे करने का एक जो गुड़ से और चने से इन चीज़ों से मिलके बहुत सस्ता एक बायो मटेरियल तैयार किया है और कहा जा रहा है कि 1300-1400-1500 हेक्टेयर में मुश्किल से खर्चा 20 लाख रुपए का होगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है इसको लोकप्रिय करना चाहिए। दिल्ली सरकार, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो पंजाब की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये सब लोग मिलकर आपस में बात करें और बजाय पराली को जलाने के तो नौटियाल जी आपका भी यही कहना है कि मीटिंग के द्वारा ही इस पूरी समस्या से निजात पाई जा सकती है, सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। लेकिन अजय जी मैं आपके पास में आऊंगी। अब दिल्ली की अगर बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, पर पंजाब भी तो राज्य है ना जो प्रदूषण राज्यों में शामिल है। अब आप किस पर आरोप लगाइएगा? पॉल्यूशन से जितने चारों तरफ NCR में लोग बीमार हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं और किस तरह से हॉस्पिटलों में भरमार हो रही है, उसकी मेन जिम्मेदारी सबसे पहले होती है चुनी हुई सरकार की, उसके बाद पब्लिक आती है। चुनी हुई सरकार को लोग इसलिए चुनते हैं कि वो जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करे
और कहीं ना कहीं सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रही। अब मेरे काबिल दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, हेमचंद जी, क्योंकि वो प्रवक्ता के साथ साथ वकील भी हैं, जिस तरह से वो गवाह को बचाने में दलील देते हैं उस तरह से वो दलील देके खूबसूरती से टालने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन टल नहीं पाए। दिल्ली में 7 MP बीजेपी के हैं, वो कोई लंदन के नहीं है, किसी और अजय जी पार्टी उसी के नहीं खूबसूरती से आप भी जवाब टाल रहे हैं। मैं बात यहाँ पर पंजाब की कर रही हूँ। पहले मैं बता तो दूं, फिर अपनी बात बताऊंगा। आपने सबको टाइम दिया है तो बोलिए। मेरा भी सुन लें जी। देखिए 7 MP इनके हैं, MP बड़ा होता है, इसकी सरकार बड़ी होती है, बड़े का दायित्व घर में पापा का दायित्व सबसे, तो पापा जो है जगत पापा 56 इंची, उनका दायित्व सबसे बड़ा है। सबसे पहले उनका दायित्व, उनके पास असीमित फंड है, LG उनके हैं, असीमित पावर्स है। अब छोटे भाई को आप आरोपित करेंगे, कभी गाजियाबाद की तरफ कह देंगे कि गाजियाबाद से नहीं है, पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। अगर गाजियाबाद की दूरी और पंजाब की देखी जाए, गाजियाबाद और फरीदाबाद, गुड़गांव, ये तीनों जगह बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिम्मेदार आप अजय वर्मा को ठहराएंगे, कौशिक जी को ठहराएंगे, पर्यावरणविद को ठहराएंगे। हमारे सुझाव ये हैं कि सरकार फेलियर थी, है इस मामले में भी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इसमें भी फेल है। हम ये चाहते हैं कि एक तो स्मोक टावर अच्छी तरह से लगाएं, नंबर 1, जैसे हमारे पर्यावरण मित्र कह रहे थे। दूसरा, जन जागरूकता अभियान पर्यावरण के लिए। इनकी दिक्कत क्या है कि अपने अपने लोगों को चुन लेंगे जो एक्चुअल पर्यावरणविद हैं, जिनके पास वास्तव में ज्ञान का भंडार है, उनको इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि इनके पर्सनल हित को चलते हैं, पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज करते हैं। एक कमेटी बनाए स्वतंत्र रूप से, उसमें पक्ष विपक्ष, जनता, रिटायर्ड ऑफिसर, पर्यावरणविद, गरीब, अमीर है। तो इस समस्या का निजात अगर ये ईमानदारी से सोचेंगे अमनदीप, तो इन्हें मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विंडेक्स था। अब माननीय मोदी साहब तो बिजी हैं, 5 स्टेट किस तरह से जीते जाएं। उन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से नहीं, उन्हें गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल से मतलब नहीं, उन्हें स्मोक, कोहरा, उन्हें प्रदूषण, पॉल्यूशन से मतलब नहीं। केवल मतलब है तो चुनाव कैसे जीता जाए और क्या, किस तरह फोटो शूट कराया जाए, किस तरह से हमारे को एडवर्टाइजमेंट करके टीवी में हमेशा दिखा जाए। वो बड़े भाई हैं या छोटे भाई। लेकिन अजय जी, राज्य सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, उसको तो आप नकार नहीं सकते। राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी, आगे भी मैं आपको वक्त दूंगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रुद्र विक्रम जी। अजय जी आऊंगी आपके पास में। रुद्र विक्रम जी, जैसा कि हम देख रहे हैं स्थिति पूरी आपके सामने है, अलग अलग मुद्दों पर हम राजनीति होते हुए देखते हैं, समझ आता है कि नफा नुकसान, राजनीतिक फायदे उसमें समझ आते हैं। यहाँ पर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों की संख्या में हर साल लोग मर जाते हैं। कई सारे लोगों की एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2.5 साल तक उम्र कम हो जाती है बढ़ते प्रदूषण के चलते। जो मरने वालों का आंकड़ा सामने आया था उसमें बच्चे भी शामिल थे। एक गंभीर मुद्दा, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर भी राजनीति है। देखिए, जो आप बात यहाँ पे कह रही हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है। हर दूसरे दिन सुनवाई करनी पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत को करोड़ों मुकदमे जो पेंडिंग हैं उनको छोड़ के ये जो देश का इशू है, जिस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी पीठ चीफ जस्टिस को बैठकर मुकदमा सुनना पड़ता है। इनकी बेफजूल की दलीलें सुननी पड़ती हैं और चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी हैज गॉन इनटू द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब मेरे ख्याल सब लोग समझते होंगे जड़ता। जो ब्यूरोक्रेसी जो देश में बनाई गई है, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, रौब जमाते हैं आम पब्लिक पर, उनका काम सिर्फ ये रौब जमाना और ये करना नहीं होता। आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप जड़ता की तरफ बढ़ गए हैं। आप एकदम, आपको लगता है कि जो देश की अदालतें हैं वो चीफ जस्टिस बैठ के कोई आपको ऑर्डर देंगे, आप उन पे साइन करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे उस पर भी कोई मसला नहीं है उनका कि एग्जीक्यूट करने की दिशा में कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी ये कही कि आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना कब बंद करेंगे। सेंटर कहता है कि भैया दिल्ली सरकार की गलती है। दिल्ली सर जो कि पिछले 7 सालों से सिर्फ और सिर्फ उसका एक यही काम है, दोष मढ़ना कि भैया ये जो भी सब जो है केंद्र सरकार कर रही है, और एक एडवर्टीजमेंट करना कि भैया हमने स्मोक टावर खरीदने की बात चल रही है। एक पहले एडवर्टीजमेंट लगता है कि बात चल रही है, पूरे दिल्ली छप जाती है, फिर उसके बाद हो गया भैया बात हो गई है,
अब जो है हम खरीदने के प्रोसेस में है। एक एडवर्टीजमेंट ये लगता है, फिर ये लगता है कि भैया विश्व का सबसे पहला स्मोक टावर दिल्ली में लगा दिया गया है। अब वो कहाँ लगा है, उसकी प्रदर्शनी कहाँ है, कहाँ पे वो काम कर रहा है, वो किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूरी दिल्ली में आप यहाँ से नोएडा के बॉर्डर से शुरू करिए, रोहिणी के बॉर्डर चले जाइए, उधर साउथ दिल्ली के बॉर्डर, कहीं भी आप चले जाइए, आपको ये उनके एडवर्टीजमेंट के बॉर्डर ये पोस्टर्स जरूर मिलेंगे। तो ये कोर्ट ने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी करी कि भाई आप ब्लेम गेम खेलना कब बंद करेंगे और इस देश की ब्यूरोक्रेसी कब जागेगी, कब हम सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर करेंगे, ये जब हमारे पास ये बिल्कुल वाकई में सही कहा रुद्र विक्रम जी आपने कि काम यहाँ पर कम किया जा रहा है लेकिन उसकी पब्लिसिटी यहाँ पर ज्यादा की जा रही है। सुनील जी, अब सीधा मैं आप ही का रुख करूंगी कि कई साल बीत चुके हैं, महीने गुजरे, साल गुजरे, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ा है। हर साल तमाम कोशिशें की जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो सफल साबित होती हुई देखी नहीं जा रही है। आप क्या कुछ मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं और साथ ही सरकारों को आप कहाँ आंकते हैं? देखो अमनदीप, समझना पड़ेगा ये अभी की समस्या नहीं है। लगभग 2 दशक से ज्यादा तो मैं ही देख रहा हूँ, और हर वर्ष लगभग 100 डिबेट हम लोग करते होंगे कि इस पे क्या हो रहा है और क्या होगा जी। और इसमें केवल वर्मा जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार रही, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं सारी पार्टियों की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ कि किसी भी सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कदम नहीं उठाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि इस मामले में भी कठोर निर्णय लेते तो मुझे लगता है समस्या का समाधान होता, लेकिन कुछ नहीं। सारी चीजें सब ऐसी थी वैसी ही दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम ऐसी टिप्पणियां हमको सुनने को मिल रही हैं जिसमें हम लोग अचंभित हैं कि वो नहीं सुननी चाहिए थी जी। एक यूनिट, डॉक्टर नौटियाल जी समझेंगे इसको, CPCB एक यूनिट बनाई है केंद्र सरकार ने, जिसके माध्यम से प्रदूषण से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका निदान वो कराती है। यदि हम पिछले 2 महीने की बात करें तो उनके पास सिर्फ दिल्ली में 593 शिकायतों आई 15 विभागों की, और उसमें से केवल 165 शिकायतों का निस्तारण हुआ, 428 शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। लगभग 72% ऐसी समस्या है जिनका निराकरण नहीं हो पाया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। अब आगे और बढ़िए, यदि हम NCR की बात करें तो NCR में 997 शिकायतों आई, उसमें से 728 शिकायतों का निस्तारण ही नहीं हुआ, लगभग 73% शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। इसमें कौन जिम्मेदार है? सरकार। उन निकम्बे अफसरों को भी चिन्हित करना पड़ेगा जिनके माध्यम से प्रदूषण बढ़ रहा है। वो तमाम एजेंसियों में जो निकम्बे अफसर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी संविधान में निहित की गई थी, वो क्यों नहीं निर्णय ले पा रही है, उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा। सरकार पर टीकड़ा मत फोड़िए। उन अफसरों को भी सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जिनकी जिम्मेदारी निहित है इस प्रदूषण को रोकने के लिए। आज हम NCR की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आगरा 250 किलोमीटर दूर है। अभी एक हफ्ते पहले एक AQI उसका उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप था, उससे आगे 50 किलोमीटर बढ़ जाइए, दिल्ली से दीपावली से 4वें दिन फिरोजाबाद का था, तो फिरोजाबाद और आगरा और इधर आगे हम बढ़ेंगे, ये क्या पंजाब की जिम्मेदारी बनती है क्या? ये केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को, आप पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन उन अफसरों को चिन्हित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी निश्चित तौर से तमाम ऐसी एजेंसियां, करोड़ों अरबों रुपए का बजट उनके ऊपर खर्च हो रहा है, वो नहीं हो पा रहे हैं। केवल आप लॉकडाउन कर देंगे, इमरजेंसी घोषित कर देंगे, उससे मुझे लगता है समस्या का समाधान नहीं होना है। और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि जो कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा निर्णय इस पर लें कि कम से कम हम लोगों को तो राहत मिले। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोग निकल नहीं पा रहे, ये तो आपका NCR की हालत है, और बाहर आप निकलेंगे उनकी भी वैसी हालत है। तो निश्चित तौर से एक ऐसी जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेदारी संवैधानिक दायरे में रहते हुए निहित की गई है। किसी सरकार की जिम्मेदारी मॉनिटरिंग करती हैं, और तमाम एजेंसियां ऐसी हैं जिनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इतना बड़ा जो मैंने अभी बताया कि NCR में 997 शिकायतें हैं, उसका निस्तारण 15 विभाग जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है प्रदूषण को रोकने के लिए। उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, केवल और केवल राजनीतिक बातें होंगी कि
भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे कि वो जिम्मेदार है, उनके प्रवक्ता कहेंगे कि वो जिम्मेदार है, कि वो बाबा जिम्मेदार है, कि ये बाबा जिम्मेदार है। बिल्कुल कौशिक जी, सही कहा आपने कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही हम देख रहे हैं और कई सारे जो आपने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। शर्मा जी, आप ही से इसका सवाल लूंगी मैं कि बीजेपी सरकार सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रदूषण को लेकर क्यों आखिर फिर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा या कोई खास व्यवस्था नहीं की जा रही है? क्यों फेल साबित हो रही बीजेपी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही जो जरूरी सवाल है वो किया है। आप देखिए, हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली साल 6000 से ज्यादा जो पराली जलाने के केसेस हरियाणा से आए। इस साल कितने आए? 3000 के आसपास। क्यों आए? क्योंकि सरकार ने गंभीरता से काम किया है। सरकार ने एक तो किसानों को सीधा और उनको सब्सिडी देने का काम किया कि अगर आप हाथ से पराली कटवाते हो तो आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और बहुत सारे किसानों ने उसको अडॉप्ट किया है क्योंकि उनको सीधा कंपनसेशन ही मिल रहा है। और आज पराली बिकती भी है, चारा के रूप में भी बिकती है और दूसरी जगह भी बिकती है। और सब्सिडाइज मशीनों को भी उपलब्ध कराया गया है ताकि किसानों को पराली जलानी ना पड़े और उनके खेत में उनको सॉल्यूशन मिल जाए। तो 50% के आसपास पराली के केसेस हरियाणा में कम हुए। वहीं पंजाब में 55-56 हजार केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। नंबर बड़े हैं। फ्री हैंड दिया हुआ है वहां की सरकार ने, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों को ना कंपनसेशन दिया गया है और ना ही वहां पे मशीनें प्रोवाइड की जा रही है कि किसान अपनी पराली को वहां पे ना जला के बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसका खाद बना सके। कोई भी अपने खेत में आग लगाना नहीं चाहता क्योंकि खेत में आग लगाने से जो उसकी उर्वरकता है वो कम होती है। किसानों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है जब उनके पास संसाधन नहीं होते, जब सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती। और पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां पे अपोजिशन में कौन है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के पास तो घोल भी है, पॉपुलर घोल है, जिस घोल के माध्यम से वो खाद बना देते हैं। और उस खाद की जो कीमत कितनी? 40,000 की खाद में इन्होंने 310 किसानों को सपोर्ट किया दिल्ली में। अगर मैं उसी के अनुसार कैलकुलेशन करता हूं, मैंने अभी कैलकुलेटर निकाला है और उसमें 20-30 हजार रुपए इन्होंने और ऐड किया। मैं मान लेता हूं कि 1 लाख रुपए कॉस्ट पड़ता है 310 किसानों को सपोर्ट करने के लिए। तो जो इन्होंने 14.5 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पे खर्चा किया, अगर उसको उसी घोल को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा देते तो लगभग 45,000 किसान इस घोल का उपयोग कर पाते और अपने खेतों में खाद बना पाते। लेकिन इनकी नीयत सपोर्ट करने की नहीं है, इनकी नीयत प्रदूषण को कम करने की नहीं है। लेकिन शर्मा जी, पराली जलाने पर तो रोक लगा दी। शर्मा जी, पराली जलाने पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आम आदमी पार्टी कह रही दिल्ली में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि अब किसान पराली नहीं जला रहे। केंद्र स्तर पर क्यों नहीं इसे लागू किया जाता? आपको आ रहा हूँ जी, आपको वही बता रहा हूँ कि ये खुद भी तो कर सकते हैं ना। पंजाब में तो इनके अपने एमएलए एमपी हैं और 14.5 करोड़ जो उन्होंने प्रचार में खर्चा किया, पूरे देश में किसानों को इन्होंने अवेयर करने में खर्चा किया। पूरे देश के किसानों की ड्यूटी तो इनकी है नहीं, ये दिल्ली के सीएम है। 14.5 करोड़ ये अपने एमएलए और एमपी पे खर्चा पंजाब में कर देते। 45,000 जो किसान हैं उनको अपना खेत नहीं जलाना पड़ता। लेकिन इनकी नीयत और नीयत दिखती है कि इनकी नीति और नीयत जो है वो सॉल्यूशन ढूंढने की नहीं है बल्कि प्रचार करने की है। इन्होंने कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिल्ली में डेवलप नहीं किया, बल्कि दिल्ली में जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया। सड़क टूटी पड़ी है, धूल उड़ रही है, पीडब्ल्यूडी की जो रोड है वहां पे जो ग्रीनरी जो बीच में होती थी वो खत्म हो चुकी है। वहां पे मिट्टी है, कूड़ा जलाया जा रहा है। इंडस्ट्री का कूड़ा ओपन में पड़ा हुआ, उसमें आग लगी हुई है, उससे जहर बाहर निकल रहा है। वैसे ही इनका आप देखेंगे ये सफाई का काम, वाटरिंग का काम, जब इन पे डंडा पड़ा है तो वाटरिंग शुरू करिए, पहले वाटरिंग नहीं करी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चौपट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी स्थिति में होता तो लोग अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते। आज लोग मेट्रो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेट्रो अच्छी है, लेकिन मेट्रो के साथ साथ हमें बसें चाहिए क्योंकि मेट्रो का एक सीधा कहीं भी लिंक नहीं होता। तो सीधा लिंक के लिए बस चाहिए। तो 15,000 बस दिल्ली को चाहिए और दिल्ली 3,500 बसें काम चला रही है और उसमें 90% बस तो कंडम है और वो भी शर्मा जी, ये बात ना तो आप समझ पा रहे हैं और ना ही आपकी पार्टी के आरोप और प्रत्यारोप से इसका समाधान नहीं निकलेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे को आप आधा मिनट दीजिए प्लीज। आपने बीच में मेरे को डिस्टर्ब किया। आधा मिनट, हमारी पार्टी समझ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस वे किस लिए बनाया? हमारी पार्टी ने बनाया, नितिन गडकरी जी ने बनवाया, ताकि जो दिल्ली की समस्या है, दिल्ली में जो दूसरे स्टेट के ट्रक आते हैं, हैवी व्हीकल आते हैं, उससे यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होता है, उससे जो प्रदूषण होता है, उससे बचा जा सके। ऑन रिकॉर्ड है
ड्रास्टिकली प्रदूषण डाउन हुआ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। आज ट्रक दिल्ली में नहीं आते, जो दिल्ली के लिए जरूरी ट्रक हैं वही आते हैं, और बाहर दूसरे स्टेट के ट्रक निकल जाते हैं। ये गिफ्ट एनसीआर को केंद्र सरकार ने दिया, और केंद्र सरकार हर तरीके से इनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन ये काम करने को तैयार नहीं है। ये यमुना जी को बर्बाद कर रहे हैं, हवा को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर फोकस कर रहे हैं। इनकी जो रीति और नीति है सिर्फ और सिर्फ प्रचार की है, दिल्ली को बर्बाद करने की है। दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को सीएम चुना गया, दुख होता है कि ऐसी पार्टी को जनता ने इतनी उम्मीदों के साथ इतना बड़ा मैंडेट दिया, और आज वो 5% भी काम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने अपना 5% भी काम किया होता तो हर साल समस्या बढ़ती नहीं, ठीक है शर्मा जी, कुछ कम होती। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। दिल्ली में भी अजय जी, समस्या दिल्ली में शर्मा है, जी कह रहे हैं पंजाब में कि है, केंद्र और उसे सरकार इनको हर तरह निकालना से चाहिए, मदद करने के लिए इनको तैयार है, शर्म लेकिन आनी उसके चाहिए, बावजूद काम भी करना चाहिए। राज्य जो भी सरकार काम द्वारा करना कोशिशें चाहते नहीं की हमारा जाती। सहयोग के शर्मा लिए जी मैं आपको आगे भी सीधे आपको माध्यम वक्त से दूंगी। बता दूं, हमारी शर्मा पार्टी जी हर आगे भी तरीके आपको का वक्त सहयोग दूंगी। करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार अजय जी मेरा सवाल अगला आपसे कि देखिए शर्मा जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ही कार्य करने को तैयार नहीं है। पिछले 2 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आईटी कंपनियों में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। शर्मा जी सवाल आप उठा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। वर्क फ्रॉम होम, शर्मा जी सवाल आप उठा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। जी जी अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय जी तो भाग जाएंगे, अब जवाब नहीं देंगे। इवन केजरीवाल जी जवाब नहीं दे रहे, मनीष सिसोदिया जी जवाब नहीं दे रहे। अजय जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक, तो अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये कि ये जो सीडी लेके आया उसे बंद तो कर दें, बोलने का मौका तो दें। ठीक है आप जवाब दीजिए। आप जी जी देखिए अभी जो कह रहे थे मेरे भाई कि नितिन गडकरी जी ने एक्सप्रेस, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हेलो जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो आपकी आवाज मिल रही है अजय जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। अजय जी से दोबारा से जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नौटियाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नौटियाल जी किस तरह का अब आगे आप समाधान देखते हैं? जो हम स्थिति देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होती जा रही है, और अब देखिए सिर्फ ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, 4 राज्य अब पर्यावरण की चपेट में आ चुके हैं। अब जो विश्व स्तर पर एक जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें तीसरे नंबर पर भारत की गिनती हुई है, और दिल्ली पहले स्थान पर, राजधानी से पहले भी मैंने जिक्र किया। तो क्या अब आगे की आप स्थिति देखते हैं, क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए? और साथ ही ये भी बताइए कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो जो बचे राज्य हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये कितना सही है? देखिए आपने अभी किसी ने एक बात कही थी कि जो कार्यपालिका है हमारी उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या कार्यपालिका को जो निर्देश दिए गए थे वो स्पष्ट थे, और जो वो निर्देश दिए गए थे उसके लिए जो रिक्वायर्ड साइंटिफिक इनपुट्स थे वो क्या किसी से लिए गए थे? मुझे लगता है अब एक टाइम ये भी है कि एक वाइट पेपर आना चाहिए जो पोल्यूशन की कंडीशन दिल्ली में या उसके आसपास के प्रदेशों में भी है। पहले हम ग्राउंड स्टेट का असेसमेंट कर लें सही, उसके बाद सॉल्यूशन की बात आती है। हम सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं और हम केवल पॉलिटिकल आधार पर अपनी जो हमारी अपनी प्रतिबद्धता है राजनीतिक, उसके आधार पर किसी भी को भी दोषी या निर्दोष ठहरा दे रहे हैं। मुझे लगता है वो अप्रोच नहीं चलेगी। हमें सबसे पहले सिचुएशन को पूरा समझना पड़ेगा। दूसरा हमें ये करना पड़ेगा कि एक विशेषज्ञों की कोई समिति इसका अच्छी तरह से अध्ययन करे और एक वाइट पेपर लेके सामने आए। इसके बाद जो दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों की सरकारें हैं ये आपस में मिलकर स्थिति का अध्ययन करें और निर्णय करें, और जो निर्णय है उनमें सारे ये केंद्र को उन्हें कमिटमेंट देना चाहिए कि जो निर्णय लिए जाएंगे हम उसको मानेंगे। नंबर 3 जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मैकेनाइज फार्मिंग के लिए ऐसे इम्प्लीमेंट्स का यूज करना जिनसे नीचे स्टबल ना बचे, ताकि जरूरत पड़े ही नहीं उसको जलाने की। अगर कहीं है तो नौटियाल जी, आप कहना चाहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ में अब इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, शर्मा जी यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से तो हर बार कहा जाता है, कोशिशें भी की जाती है, लेकिन राज्य सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। मनोज जी, आवाज मेरी आपको मिल पा रही है? ठीक है अजय जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, पंजाब में भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों राज्य सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है? बात इसे स्टेट के रूप में और देश के रूप में ना बांटे। हाँ। जिम्मेदारी देश की सरकार की सबसे ज्यादा होती है। पंजाब अपना दायित्व अपना निर्वाह पूर्ण रूप से कर रहा है। अभी मेरे भाई जो है कह रहे थे कि साहब सड़क जो है नितिन गडकरी जी ने बना दी। अरे भैया, देश की जनता के पैसे और टैक्स के पैसे से सड़क बनती है। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी प्लानिंग कर सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। एक नंबर। दूसरा नंबर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी ये दूसरे लोगों के ऊपर अपना बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, इनसे कहिए अपने दायित्वों का निर्वाह करें। दूसरों को आरोपित करने के स्थान पर सुचेरिता के साथ पहल करें और देश के लोगों की जान और प्राण बचाने का संविधान में आपने वादा किया था। देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक तौर पर जब पद और शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। कहीं ना कहीं भारत का संविधान कुचला जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत का किसान कुचला जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत के लोगों का दम घोटा जा रहा है। आप कह रही थी और ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कड़े निर्णयों के लिए माने यही जाते हैं। सवाल आम जनता पूछ रही है। टैक्स पेयर है, भारत की जनता टैक्स पे करती है और उम्मीद करती है कि साफ स्वच्छ वायु उनको मिल सके, लेकिन वो भी तो आप लोग देने में असफल साबित हो रहे हैं। मैं यही सवाल देखिए जनता पूछ रही है। त्यागी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? त्यागी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, उसके बाद अजय जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, बोलिए। हाँ, देखिए, फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कड़े निर्णयों के लिए नहीं जाने जाते। मोदी जी केवल बीजेपी और आरएसएस के हित में निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और देश की जनता को बर्बाद करने के निर्णय लेते हैं, जैसे नोटबंदी, बेरोजगारी, कोविड में जबरदस्त महामारी। तो मैं इनसे अनुरोध है कि पॉल्यूशन से बचाएं, नहीं हिंदुस्तान की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी और यहाँ के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दोनों सरकारों से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, देश की सरकार से और दिल्ली की सरकार से। धन्यवाद, मुझे एक दूसरे चैनल पर जाना है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, राजनीति हम लोग देख रहे हैं, कई सारे सवाल आपने भी यहाँ पर खड़े किए, पर्यावरणविद से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन अब आप समाधान कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि ना तो राज्य सरकार मानने को तैयार है, ना ही केंद्र सरकार मानने को तैयार है। क्या लगता है अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही, क्या लगता है अब इसका समाधान निकलेगा या सिर्फ अब भी आरोप और प्रत्यारोप लगेगा, सिर्फ राजनीति होगी? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम और आप देख रहे हैं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, फौरी तौर पे कुछ समाधान निकलता है। हर साल यही होता है। पिछले वर्ष भी आपने डिबेट किया होगा, उसके पिछले वर्ष भी आपने डिबेट किया होगा। कुछ सरकारें या फिर ब्यूरोक्रेसी या फिर कुछ हद तक कोर्ट भी अंतिम स्तर पर जब देखती है कि ये सब काम नहीं कर रही हैं, तब उनको टिप्पणी करनी पड़ती है। अगर हमको प्रदूषण को वाकई में रोकना है तो जैसा डॉक्टर नौटियाल साहब ने कहा कि हमको 365 दिन काम करना पड़ेगा और जितनी एजेंसियां हैं, देश की जितनी एजेंसियां हैं, इसकी जिम्मेदार एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, उन सबको मिलकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। एक बात से मैं डॉक्टर साहब की सहमत नहीं हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी का काम सिर्फ डायरेक्शन लेना नहीं है, उनको डायरेक्शन बनाना भी है। उनकी नीतियां बनाने का भी काम ब्यूरोक्रेसी का ही होता है। नीतियों बनाने का काम कोई और नहीं करता। उनको नीतियां बनाने का काम केवल डायरेक्शन लेने का। वही आज कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑर्डर कर दिया, आपने ऑर्डर ले लिया, साइन कर दिया, फिर उसका एग्जीक्यूशन कर। तो उनका काम नीतियां बनाना भी है, नीतियां भी वही बनाएंगे। तो उनको भी इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो जो देश में या पूरे विश्व में हवा पानी मुफ्त मिलती थी, जो हम कहते थे या फिर ऐसा कहा जाता था पहले में, अब तो पानी तो खैर हम 20 रुपया से लेकर 200 रुपया तक की बोतल हम खरीद रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आ जाए कि हम हवा भी सबको अपनी अपनी खरीद के लेके, वो शुद्ध हवा लेके साथ में लेके चलनी पड़े। और ये जो स्थिति है वो कोरोना काल में हम बेहद करीब से देख चुके हैं। एक आखिरी सवाल शर्मा जी मेरा आपसे,
कि देखिए कार्यपालिका पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और रही बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं बार बार राज्य की सरकारों पर, केंद्र की सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य सरकारों से ज्यादा होता है, ये बात आपको मालूम होगी। तो फिर आखिर क्यों इसका ठीकरा बार बार राज्य सरकार पर फोड़ देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में जो राज्य के अधिकार है वो राज्य के पास है, उनकी ड्यूटीज भी है, उनके अधिकार भी हैं। और ये जो किसानों के साथ लोकल स्तर जो डीलिंग का काम है वो पंजाब की राज्य सरकार का है। उनके पास फंड भी है, उनके पास नीति और रीति की कमी है, उनके पास नेतृत्व की कमी है। हमने हरियाणा में करके दिखाया है। पिछले साल 6000 केस थे, अब की बार 3000 केस हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की वहाँ प्रतिबद्धता है। जो हरियाणा कर सकता है, यूपी ने भी कम किया है, तो पंजाब कम क्यों नहीं कर सकता? बल्कि पंजाब में केस बढ़ रहे हैं। पंजाब अगर 55,000 केसेज की बजाय 3-4 केसेज पे आ जाता है। नोएडा का AQI पता है आपको? हरियाणा में शर्मा जी, नोएडा का AQI पता है आपको आज क्या था? बोलने दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, हरियाणा में कम हुआ है, तो जवाब दीजिए। आपको नोएडा का AQI पता है आज का क्या है? प्लीज बी लॉजिकल। प्लीज आप मेरे को बोलने दीजिए। नोएडा का मैं आप ही को तो बोलने का मौका दे रही हूँ, आप ही से सवाल कर रही हूँ सर। और दिल्ली हब है। प्लीज सुनिए, नोएडा अपने आप में राज्य नहीं है, राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का आप दूसरा देखिए, मथुरा देखिए, आप लखनऊ देखिए, आप और दूसरे राज्य देखिए, बनारस देखिए, वहां पे नहीं। नोएडा जो है छोटा सा टाउन है जो दिल्ली से चिपका। दिल्ली बड़ा हब है, हॉट स्पॉट है, उसकी वजह से आसपास की जगह भी प्रभावित हैं। आप ये बताइए, दिल्ली की जो लोकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, पंजाब में पराली के केसेस कम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? दोनों सरकार की प्रतिबद्धता नहीं है, निष्क्रियता है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं। वो इस काम को, इस परेशानी को खत्म नहीं करना चाहते। केंद्र ने बार बार उनको रिक्वेस्ट किया, केंद्र ने बार बार उनको एडवाइजरी जारी की, केंद्र ने बार बार उनको सलाह दी, किसानों के साथ बैठो, उनको सहायता करो, किसानों को मशीन सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करो। क्यों नहीं कर सकते? इतना खर्चा हो रहा है किसानों को, यदि आप ये हेल्प करोगे तो किसान अपनी पराली नहीं जलाएंगे। आज पराली बिकती भी है और पराली जला। शर्मा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपको बता देती हूँ। सुन लीजिए शर्मा जी सुन लीजिए, दिल्ली में हाईएस्ट जो AQI दर्ज किया गया है वो 400 है और नोएडा में ये 700 दर्ज किया गया है। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन को लेकर कि लगातार जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जो समस्या है वो काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। जो कि हमारे साथ में एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि जब तक मिल बैठकर ये बातचीत नहीं की जाती, समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कितनी राहत दिल्ली वासियों को मिलती है और बाकी के जो राज्य हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उनको कितनी राहत मिलती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।